अंग्रेजी में किसी ने कहा है, आपने भी सुना होगा, डायमंड्स आर फॉर एवर, यानी हीरे सदा के लिए। और महिलाओं के बीच में तो ये कहा भी जाता है कि किसी भी महिला का जो सबसे सच्चा दोस्त होता है वो होता है हीरा, यानी डायमंड्स, क्योंकि जो हीरे होते हैं वो सदा के लिए साथ देते हैं। लेकिन ये तो महिलाओं की बात है, लेकिन अगर नेताओं की बात की जाए तो नेताओं के लिए इसी कहावत को हम कह सकते हैं कि कुर्सी सदा के लिए। नेता जो है कुर्सी के लिए काम करते हैं और नेताओं को ऐसा लगता है कि कुर्सी सदा के लिए उनके साथ बनी रहे। नीतीश कुमार को भी लगता है कि कुर्सी सदा के लिए उनके साथ चलती रहे, उनकी कुर्सी सदा के लिए ऐसे ही चलती रहे जैसे हीरे होते हैं सदा के लिए, कुर्सी कभी ना जाए। 2020 के चुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने बड़े जोर शोर से यह दावा किया था कि इस जीत में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। 2020 में जब नीतीश कुमार दोबारा से बने थे तो मोदी फैक्टर को कहा गया था बड़ा हाथ है। बीजेपी खुद यह दावा कर रही थी, अब भी करती है, कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की लहर ने ही नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी लहर से बचा लिया, जिसकी वजह से गठबंधन को जीत मिली। बच गए नीतीश कुमार बीजेपी की वजह से। बीजेपी अपने दावे में एक आंकड़ा भी देती रही है, जिसमें वो क्या कहती है वो भी आप देखिए। बिहार की कुल 243 सीटों के लिए बीजेपी के 110 और जेडीयू के 115 उम्मीदवार मैदान में थे। देखिए आंकड़े जो है वो कई बार तस्वीर बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो यहां आप देखिए, जिसमें बीजेपी के 74 उम्मीदवार जीते और जेडीयू के सिर्फ 43 उम्मीदवार जीते। उम्मीदवारों की संख्या के मुकाबले बीजेपी की जीत का प्रतिशत था 67% और जेडीयू की जीत का प्रतिशत था सिर्फ 37%। ये आज आपने देखा, यानी बीजेपी ने जेडीयू के मुकाबले कम सीटों पर कम उम्मीदवार उतारे। उन्होंने 110 उम्मीदवार उतारे थे और जेडीयू ने 5 उम्मीदवार ज्यादा उतारे, 115 उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन सीटें जेडीयू को 43 मिली और बीजेपी को 74 मिली। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का साथ नीतीश के लिए कितना फायदेमंद रहा। यह डेटा देखने के बाद नीतीश कुमार को अंदाजा खुद ही हो गया होगा कि चुनाव में जीत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी थे और उनका लाभ बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है और जेडीयू सिकुड़ती जा रही है। आज नीतीश कुमार ने कहा कि वो अब आरजेडी के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे और बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि सिद्धांतों के मामले में जब ये समझौते होते हैं तो ये लोगों की सेवा के नाम पर ही होते हैं। नीतीश कुमार के इस दावे में कितना दम है, आज इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी हमने आपके लिए निकाले हैं। बिहार जो है, बिहार की राजनीति कैसी है और क्या इस तरह की राजनीति से बिहार को कभी कोई फायदा हुआ है, वो आज हम आपको बताना चाहते हैं। नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। तब से अब तक 17 वर्षों में वो करीब 16 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 16 वर्ष। और लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल को अगर मिला लिया जाए तो उन्होंने करीब 15 साल बिहार में शासन किया है। यानी करीब करीब 31 वर्ष तक आरजेडी और नीतीश कुमार, या कह लीजिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने लगभग 31 साल तक बिहार में शासन किया। इसलिए आज बिहार की जो भी स्थिति है, आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए ये दो नेता काफी हद तक जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि 31 वर्ष इन्हीं का शासन था। ऐसे में यह देखना होगा कि बिहार के विकास के रास्ते में बने जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो हटते क्यों नहीं है। बिहार देश का ऐसा राज्य है जिसकी गिनती गरीब और बीमार राज्यों में होती है। नीति आयोग के एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की 52% जनता गरीबी की रेखा के नीचे। आज भी 52% जनता गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि देश की कुल आबादी में से 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यानी जो देश का औसत है गरीबी रेखा का वो है 22% और बिहार का है 52%, पूरे देश से लगभग डबल। गरीबी रेखा का मतलब है कि जो लोग हर महीने, गांव में रहने वाले लोग 972 रुपए कमाते हैं हर महीने और शहर में रहने वाले 1407 रुपए नहीं कमा पाते, उन्हें हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। कुपोषण के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर है। यहां की 52% आबादी को ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता और यही वजह है कि रोजगार की तलाश में बिहार की बड़ी आबादी दूसरे राज्यों में पलायन करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में उद्योगों की भारी कमी। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार में पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपए है। यानी एक औसत व्यक्ति एक साल में 50,555 रुपए कमाता है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय 91,480 रुपए है। इस अंतर को मिटाने के लिए बिहार की सरकार के पास
कोई ठोस रणनीति कभी नहीं दिखाई दी। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देश के 19 बड़े राज्यों में बिहार 18वें नंबर पर है। इस लिस्ट में केरल पहले नंबर पर है और बिहार में 28,300 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि देश में हर 11,000 लोगों पर औसतन एक डॉक्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। नीतीश कुमार अपने पिछले 16 वर्षों में बिहार की जनता की सेवा करने का दावा और वादा हर बार करते हैं। अब भी कह रहे हैं कि अब वो आरजेडी के साथ मिलकर बिहार के लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन सेवा करने के जो आंकड़े हैं वो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सेवा नीतीश कुमार ने की है 16 साल में। ये सेवा लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर की है 31 साल में। 31 साल में जब इन दोनों ने शासन किया तो बिहार यहां तक पहुंचा है जो आपके सामने है। और ये सब तब है जब बिहार में शायद सबसे ज्यादा जो अफसर हैं पूरे देश में वो शायद बिहार के ही होंगे। सिविल सर्विसेज में भी शायद आपको बिहार के लोग काफी बड़ी संख्या में मिलेंगे। हमारे मीडिया में भी आपको बिहार के लोग बड़ी संख्या में मिलेंगे। हमारे देश का कोई ऐसा बड़ा क्षेत्र नहीं है जहां आपको बिहार के लोग न मिले। बिहार में पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लोग पढ़ लिख जाते हैं। उसके बाद बड़े बड़े पदों पर आज जो लोग बैठे हैं वो बिहार के लोग हैं। बिहार अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है। फिर भी ऐसा बिहार में क्या है कि जब बिहार ने इतने बड़े बड़े लोगों को दिया, शिक्षा के मामले में बिहार के लोग इतने ऊंचे पदों पर पहुंचे, लेकिन ये सारे लोग मिलकर बिहार का भला नहीं कर पाए। बिहार में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने से नीतीश को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, आज ये भी हम आपको जल्दी से बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर आरजेडी से नाता जोड़कर अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को सुरक्षित किया है। नीतीश लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं। अभी चुनाव में 2 साल बाकी हैं बिहार में, और बिहार के चुनाव से पहले 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। इन 2 बड़े मुकाबलों के लिए नीतीश अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के लिए बड़ा मौका है कि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बन सकते हैं। नीतीश की छवि बेदाग है, जैसा हमने आपको बताया। वो अपनी छवि को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। छवि पर उन्होंने कोई दाग नहीं लगने दिया, कोई स्क्रैच नहीं लगने दिया, और उन पर परिवारवाद का आरोप भी नहीं है। हालांकि जेडीयू ने 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आरजेडी का साथ छोड़ा था और अब उसी के साथ वापस आ गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात उनके खिलाफ जा सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो संयुक्त विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरें और उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बने। यानी वो नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं और संयुक्त विपक्ष के सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई हो। जेडीयू से गठबंधन टूटना बीजेपी के लिए भी मुश्किल बढ़ा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो बीजेपी ने अपना एक बड़ा सहयोगी खो दिया। 2014 के आम चुनाव से पहले यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जेडीयू के साथ गठबंधन करके बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने की रणनीति पर काम कर रही थी। अब बीजेपी के इस लॉन्ग टर्म प्लान में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन अब जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी दोबारा से आरजेडी और विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार का नया हमला बोलेगी और कहेगी कि ये जो पूरा की पूरा गठबंधन है ये भ्रष्ट लोगों का है, भ्रष्ट नेताओं का है और भ्रष्टाचार के गठबंधन का है। तो बड़ी बात यह है कि अब संयुक्त विपक्ष को अगर आप देखें तो संयुक्त विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष का नेता बनना चाहते हैं। उनमें ममता बनर्जी है, उनमें गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, वो भी विपक्ष का नेता बनना चाहते हैं संयुक्त विपक्ष का। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी ये सपना पाले हुए हैं कि वो भी विपक्ष का बड़ा नेता बन सकते हैं। अब उस सूची में एक नाम और आ गया है और वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ये जरूर चाहेंगे कि जब अगला लोकसभा चुनाव हो तो वो पूरे विपक्ष के सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर, चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करें।